हेलो दोस्तों। तो चलिए फिर से सुनते हैं कहानी का अगला भाग, पार्ट 18, द गर्ल इन रूम 105। चलिए सुनते हैं कहानी। सफदर का स्टडी रूम उनके पूरे घर की ही तरह नवाबी शानो शौकत से भरा हुआ था। वुडन फ्लोर पर कश्मीर के महंगे रेशमी कालीन बिछे हुए थे। कमरे के एक तरफ बड़ी सी स्टडी टेबल और बड़ी बड़ी चमड़े की कुर्सियां थीं। दूसरे छोर पर ब्लैक सफेद लेदर सोफा सेट था। एक पूरी दीवार पर लंबा बुक शेल्फ था जिसमें सैकड़ों किताबें भरी हुई थी। हम तीनों एक सोफे पर बैठ गए। तुम सिकंदर के बारे में कितना जानते हो? सफदर ने कहा। जारा उसे बहुत पसंद करती थी। वो हमेशा श्रीनगर में बिताए दिनों को याद करती थी। वो कहती थी कि सिकंदर बहुत ही मासूम लड़का है। यह सुनकर सफदर मुस्कुरा दिए। और इसके अलावा यह कि आपने जारा को उससे मिलने जुलने से मना किया था। सफदर ने गहरी सांस ली। मैंने उसे उससे मिलने जुलने से इसलिए मना किया था क्योंकि सिकंदर टीईजे का मेंबर है। ये क्या है? तहरीके जिहाद, कश्मीर का एक अलगाववादी समूह। अलगाववादी यानी टेररिस्ट? सौरभ ने कहा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम ये सवाल किससे पूछ रहे हो। सफदर ने अपनी जांघों पर हाथ फेरते हुए कहा। मैं समझा नहीं, सौरभ ने कहा। हिंदुस्तान की हुकूमत का मानना है कि टीईजे एक आतंकवादी संगठन है, जबकि टीईजे और उसके हिमायतियों का मानना है कि वो कश्मीर को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आजाद किससे? हिंदुस्तान से। और उसके बाद क्या? एक नया मुल्क बनाना। वेल, टीएजे तो चाहता है कि कश्मीर पाकिस्तान से जा मिले, लेकिन कश्मीर के कुछ और ग्रुप्स आजादी चाहते हैं। वहां पर ऐसे 20 से भी ज्यादा ग्रुप्स हैं। इतने सारे क्यों? सौरभ ने कहा। क्योंकि एक संगठन के लीडर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए लड़ते रहते हैं। वे एक गुट से टूट कर अपना एक नया गुट बना लेते हैं। उन लोगों के लिए कश्मीर की आजादी की खातिर एकजुट रहने के बजाय अपना दबदबा कायम करना इतना जरूरी है, सौरभ ने कहा। बिल्कुल। वैसे भी कश्मीरियों की कौन परवाह करता है? तुम्हें क्या लगता है, अगर इन सारे गुटों को सचमुच ही कश्मीर की परवाह होती तो क्या घाटी इन हालात में होती? कश्मीर मामले के बारे में ये तमाम जानकारियां मिलना दिलचस्प तो था, लेकिन मुझे अपने मूल विषय पर ही कायम रहना था। अंकल सॉरी, लेकिन इस सब का जारा से क्या ताल्लुक है? मुझे डर है कि सिकंदर के कारण शायद जारा भी टीजे के साथ इन्वॉल्व हो गई थी। फिर कुछ हुआ होगा और उन लोगों ने। आपको यह सब पुलिस को बताना चाहिए ताकि वे इस मामले में अपनी तरफ से तहकीकात करते, मैंने कहा। ताकि वो लोग मेरी बेटी को टेररिस्ट कहकर पुकारें। जारा कभी भी टेररिस्ट नहीं हो सकती थी। वो एक स्मार्ट और रैशनल पर्सन थी जो डिबेट्स और एक्टिविटीज में यकीन रखती थी। उसे हिंसा से नफरत थी, मैंने कहा। लेकिन तुम सब लोगों को ये कैसे समझाओगे? उसका खुद का सौतेला भाई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। वो पाकिस्तान गई थी। शायद सोशल मीडिया पर इसके ब्यौरे भी हैं। मीडिया के लिए काफी मसाला है। पाकिस्तान? सौरभ ने कहा। मुझे जारा की पिछले साल की कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट याद आई। वो पाकिस्तान में एक लिटरेचर फेस्टिवल में गई थी और वहां से उसने अपनी तस्वीरें पोस्ट की थी। आप उसके कराची लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में के दौरे की बात कर रहे हैं? मैंने कहा। मैंने अपने फोन में इंस्टाग्राम खोल लिया था। उसने 1 साल पहले एक लिट फेस्ट से अपनी 3 तस्वीरें पोस्ट की थी। एक तस्वीर सेल्फी थी जिसमें फातिमा भुट्टो सेशन के दौरान वो श्रोताओं के साथ बैठी थी। दूसरी में वो लिट फेस्ट के एंट्रेंस पर खड़ी थी और फेस्टिवल का साइन बोर्ड दिखा रही थी। तीसरे में वो
क्लिफ्टन बीच पर थी और शाम हो चुकी थी। उसके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। हल्की रोशनी से उसके चेहरे का बड़ा हिस्सा छिपा हुआ था। मुझे याद है कि ये तस्वीरें देखने के बाद मैंने किस तरह से उसे फोन लगाया था और उससे गुजारिश की थी कि वो एक बार फिर से मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। मैंने खुद को झटक कर वर्तमान में लौटाने की कोशिश की। आप इस ट्रिप के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने कहा। सफदर ने मेरा फोन देखने के लिए ले लिया। मैंने कहा, ज़ारा हमेशा ही लिटरेचर फेस्टिवल्स में जाया करती थी। वो कसौली में गई थी, बेंगलुरु में गई थी, कोलकाता भी गई थी और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में तो 5 साल पहले हम दोनों साथ गए थे। मैंने ये तस्वीरें नहीं देखी थी, सफदर ने धीमी आवाज में कहा। फिर उन्होंने स्क्रीन को हल्के से छूकर तस्वीरों को एनलार्ज किया। तुम्हें ये कैसे मिली? ये उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है, पूरी दुनिया इन्हें देख सकती है, मैंने कहा। सफदर ने आंसू पोंछ लिए। आई मिस माई गर्ल सो मच, उन्होंने कहा। ज़ारा के फ्यूनरल के उलट यहाँ पर सफदर बहुत ही कमजोर और मायूस लग रहे थे। तो ज़ारा के कातिलों को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए, मैंने कहा। उन्होंने सिर हिला दिया। तुम नहीं समझते, हम लोग मुसलमान हैं। लोग शुरुआत ही हम पर शक करने से करते हैं। तुमने भी तो यही किया था। तुमने सोच लिया कि मैं अपनी बेटी को मार सकता हूँ। सौरभ और मैं एक दूसरे को देखने लगे। अंकल, जब तक कातिल का पता नहीं लग जाता सभी शक के दायरे में हो सकते हैं, मैंने कहा। अगर पुलिस ने ज़ारा के कत्ल की कड़ी तहरीक से जोड़ दी तो उसे टेररिस्ट कहकर बुलाया जाएगा और मुझको भी, क्योंकि सभी पैसे वाले मुसलमान कारोबारी दहशतगर्दों के हमदर्द होते हैं, है ना? तो क्या आप भी हैं? मैंने बिना किसी एहसास के साथ कहा। उन्होंने हैरत से मेरी ओर देखा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे इन आतंकवादियों से सख्त नफरत है। उन्होंने मेरे कश्मीर को तबाह कर दिया। उन्हीं की हरकतों के कारण आज मुल्क के सभी अच्छे मुसलमानों पर दाग लग गया है। उन्होंने मेरी बेटी को मार डाला। उन्हें पैसा देना तो दूर, मैं किसी को पैसा देकर उन सभी को मरवा देना चाहूंगा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। सौरभ और मैं चुप रहे। सफदर ने खुद को संभाला, फिर बोले, एनीवे, मैं तुम लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ ताकि तुम मुझ पर शक करना बंद कर दो? ऐसा नहीं है कि मैं कुछ जानता हूँ। जो भी किया है उन्हीं लोगों ने किया है। अंकल, आपने कहा कि ज़ारा का रूम वैसा ही है जैसा वो छोड़ कर गई थी, मैंने कहा। हाँ। अगर हम उसके कमरे की छानबीन करें तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा, मैंने कहा। ज़ारा का रूम इतना बड़ा था कि मालवीय नगर का हमारा पूरा अपार्टमेंट उतना बड़ा नहीं होगा। उसके बीच में 4 पोस्टर लकड़ी का बेड था जिस पर नीली कढ़ाई वाला सिल्क बेड स्प्रेड बिछा था। उसके साइन बोर्ड पर अनेक फ्रेम की हुई तस्वीरें थी। एंटीक फर्नीचर के कारण वो रूम राजस्थान के किसी टॉप हेरिटेज होटल के जैसा लग रहा था। अगर हल्के रंग के पर्दों को छोड़ दें तो कई साल पहले जब मैं यहाँ आया था तब से अभी तक उसके रूम में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। यहाँ तक कि फूलों की कढ़ाई वाला कारपेट भी अभी तक वही था। हम उसके रूम की रोज सफाई करवाते हैं, सफदर ने कहा। वो जैसे आज भी इसी रूम में है। मैंने फ्रेम की हुई तस्वीरों पर नजर दौड़ाई। उनमें से अनेक अपनी फैमिली के साथ बिताई गई छुट्टियों की थी। एक तस्वीर रघु के साथ थी जिसमें वे दोनों इंडिया गेट पर हाथों में हाथ लिए खड़े थे। मैंने ज़ारा के बचपन की एक तस्वीर भी देखी। उसमें वो अपने पिता के पास खड़ी थी और उसके साथ एक छोटा लड़का और ट्रेडिशनल कश्मीरी कफ्तान पहने एक औरत थी। क्या वो सिकंदर है? मैंने कहा। हाँ, और वो मेरी एक्स वाइफ फरजाना है, सफदर ने कहा। मेरे अतीत से जुड़ी एक यही तस्वीर इस घर में है। मैंने 6 एंटीक अलमारियां देखी। ज़ारा अपने कपड़े और दूसरी चीजें इनमें रखती थी। अंकल, अगर हम इन अलमारियों को खोल कर देखें तो आपको दिक्कत तो नहीं होगी? सफदर ने हामी भर दी। सौरभ और मैं आपस में 3-3 अलमारियां बांट ली।
मैंने पहली अलमारी खोली, इसमें ज़ारा के कपड़े थे। मैंने देखा कि उसमें एक रेड एंड वाइट फ्लोरल प्रिंट सलवार कमीज है, जो मैंने हमारे प्यार की पहली एनिवर्सरी पर उसे गिफ्ट की थी। उसके सामान, जिसमें नेकलेस, इयररिंग्स, हेयर क्लिप्स आदि शामिल थे, को उलटते पलटते मुझे लगा जैसे मैं ज़ारा के दायरे में जबरन घुस आया हूँ। यहाँ तुम क्या पाने की उम्मीद लगाए हुए हो? सफदर ने धीमे से कहा। पता नहीं, मैंने दूसरी अलमारी की ओर बढ़ते हुए कहा। मैंने यह पहले कभी नहीं किया। दूसरी अलमारी में उसके अंडरगारमेंट्स थे। मैंने उसे बंद कर दिया और तीसरी की ओर बढ़ गया, जिसमें उसके हैंडबैग्स और शूज थे। कुछ मिला? सौरभ ने कहा। केवल कपड़े, कपड़े और कपड़े, सौरभ ने कहा। ज़ारा के पास 4 अलमारी भरकर कपड़े थे। 45 मिनट बाद हम उसकी सभी अलमारियां देख चुके थे, सिवाय एक के, जिसमें उसकी लॉन्जरीज थी। तुमने उसको देखा? सौरभ ने पूछा। नहीं, मुझे नहीं लगता हमें उसे देखना चाहिए, मैंने कहा। सौरभ ने नजरें घुमाकर सफदर की ओर देखा। वो हमारी इस बेकार की कवायद से बोर होकर अपना फोन चेक कर रहे थे। अंकल एक्सक्यूज मी, सौरभ ने एक और अलमारी की ओर इशारा करके कहा। क्या हम इसे देख सकते हैं? जो करना है करो। अगर मैं तुम लोगों को रोकूंगा तो तुम मुझ पर ही शक करोगे। तुम लोगों को न शर्म है न लिहाज, जो मेरी मरी हुई बेटी के सामान को उलट पलट कर देख रहे हो। सॉरी अंकल, हम केवल, सौरभ ने कहा, लेकिन मैंने उसे चुप करा दिया। मैंने दूसरी अलमारी फिर से खोली। इसमें कैनवास के बहुत सारे बक्से थे। ये बक्से ब्रा और लेस अंडरवियर से भरे हुए थे। सौरभ ने एक बक्से से कुछ गारमेंट्स को उठाकर देखा। हमें सबको देखने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा। ठीक है, उसने कहा और सामान को फिर से जमाने लगा। मैंने एक बक्से को अलमारी में धकेला तो वह किसी सख्त चीज से टकराया। ये क्या है? मैंने अपना हाथ भीतर घुसाया। वहां एक कीपैड था। जो है उसे बाहर निकालो, सौरभ ने कहा। सफदर ने देखा तो वो बोले, क्या हुआ? अंकल, यहाँ पर एक छोटा सा गोदरेज सेफ है। सौरभ ने लोहे के उस छोटे से बक्से को कबर्ड से निकालने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पाया। सफदर वहां पर चले आए। मैं जानता हूँ, उसने इसे ऑनलाइन खरीदा था। कह रही थी कि वो इसमें कुछ ज्वेलरी और पैसा रखेगी। ये बंद है, सौरभ ने कहा। हाँ, मैंने ही बंद करवाया है, सफदर ने कहा। आपको इसके कीपैड का कोड मालूम है अंकल? मैंने कहा। सफदर ने सिर हिलाकर मना कर दिया। इसकी चाबियां होनी चाहिए, सौरभ ने कहा। मेरे पास इसकी चाबियां नहीं है, सफदर ने कहा। हम 1 घंटे तक पूरा कमरा खंगालते रहे, लेकिन वहां हमें चाबियां नहीं मिली। हमें इसे तोड़ना होगा, सौरभ ने कहा। कैसे? सफदर ने कहा। छोटा सा सेफ है, कोई भी हार्डवेयर वाला मेटल कटर से इसे खोल देगा, सौरभ ने कहा। खन, सेफ की फ्रंट प्लेट नीचे जा गिरी। फैब्रिकेटर ने उसे अपनी वेल्डिंग टॉर्च से काट दिया था। इस 5 मिनट के काम के लिए उसने हमसे 1000 रुपए ले लिए। मैंने सेफ का सारा सामान खाली कर दिया और उसे ज़ारा के बेड पर बिछा दिया। हम तीनों उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। फिर मैं एक एक कर सभी आइटम्स को उठाने लगा। पहला आइटम एक पासपोर्ट था। ये ज़ारा का पासपोर्ट है, सफदर ने कहा। क्या मैं इन चीज़ों की लिस्ट बनाता चलूं? सौरभ ने अपना फोन निकालते हुए कहा। बिल्कुल, मैंने कहा। मैं एक एक कर चीज़ों के नाम बताता रहा और सौरभ उन्हें अपने फोन में नोट करता रहा। तरह तरह की करेंसीज, भारतीय रुपए कोई 20,000 के आसपास, US डॉलर्स 9,000, पाकिस्तान करेंसी 10,000 रुपए। सफदर का फोन बजा। मेरे गोडाउन से फोन आया है, मुझे बात करनी होगी। तुम लोगों को जो करना हो करो, मैं अपने स्टडी रूम में हूँ, सफदर ने कहा और चले गए। उनके जाने के बाद मैंने सौरभ से कहा, यह जेन्युइन लगता है ना? या तुम्हें लगता है कि वो दिखावा कर रहा है? पता नहीं, लेकिन उसने हमें कुछ भी ढूंढने से रोका नहीं। फाइन, तो अपना काम जारी रखते हैं। वेलवेट पाउच, देखते हैं इसमें क्या है। इयररिंग्स, मैंने कहा और उन्हें बाहर निकाल दिया। हीरे जवाहरात वाली सोने की बालियां, पुरानी ट्रेडिशनल किस्म की, मैंने कहा। बहुत महंगी लगती हैं, सौरभ ने डिटेल्स नोट करते हुए कहा।
मैं एक एक कर उसकी सेफ की चीजें देखता गया। एक भूरा पेपर बैग, मैंने कहा और पेपर बैग को उलट दिया। उसमें से अनेक चीजें बाहर गिर पड़ी। वाओ, कॉन्डोम्स, सौरभ और मैंने एक साथ कहा। और ये क्या है? सौरभ ने कहा। उसमें 3 सफेद और आयताकार पेपर बॉक्स उठाए। प्रेगा न्यूज उन डिब्बों पर लिखा था। ये प्रेगनेंसी किट्स हैं, मैंने कहा। ओह हाँ, मैंने इस बारे में करीना कपूर के एडवर्टाइजमेंट देखे हैं। क्या इनकी मदद से आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं? नहीं इडियट, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये आपको बता देते हैं। लेकिन ज़ारा को इनकी ज़रूरत क्यों थी? मैंने कहा। सौरभ ने कंधे उचका दिए। हर डिब्बे पर छोटा सा स्टिकर लगा था। उस पर एक बारकोड और टेक्स्ट था जिस पर लिखा था प्रेगा किट INR 50। वेल, वो रिलेशनशिप में थी, मैंने खुद के सवाल का जवाब देते हुए कहा। वो एंगेज्ड भी हो चुकी थी। मेरा गला रुंध गया। मैं उस कड़वे घूंट को निकल गया और अगला आइटम उठाया। ओप्पो फोन बॉक्स, मैंने कहा और बॉक्स खोल दिया। उसमें एक सेल फोन था। इसको स्विच ऑन करो, सौरभ ने कहा। फोन को बूटअप होने में 1 मिनट का समय लगा। फोन एक नेटवर्क से कनेक्टेड था, यानी उसमें सिम कार्ड लगा हुआ था। उसमें कोई न्यूमेरिक लॉक नहीं था। ये ज़ारा का फोन है, मैंने सौरभ से कहा। नहीं, उसका मेन फोन तो हरगिज नहीं है, उसके पास आईफोन था। ये कौन सा नंबर है? सौरभ ने कहा। नंबर पता लगाने के लिए मैंने उससे खुद को कॉल किया। मेरा फोन बजा। ये नंबर +92 से शुरू होता है, मैंने अपना फोन चेक करते हुए कहा। भाई, ये पाकिस्तान का नंबर है, यह पाकिस्तानी सिम है। मैंने फोन को एक तरफ फेंक दिया। पाकिस्तान शब्द ही ऐसा है कि हम उसे सुनते ही डर के मारे उछल पड़ते हैं। उसके पास एक पाकिस्तानी सिम था, मैंने कहा। ये नंबर नोट कर लो। फोन में कुछ और है, कॉन्टैक्ट्स, पिक्चर्स, सौरभ ने कहा। मैंने फोन खोला। उसमें केवल 3 कॉन्टैक्ट्स थे और उनके नाम के बजाय केवल S, I और W लिखा हुआ था। मैं उसकी पिक्चर्स गैलरी में गया। इसमें कराची लिट फेस्ट की कुछ तस्वीरें हैं, मैंने कहा। वेट, यहाँ पर ज़ारा और सिकंदर की एक सेल्फी है। मुझे दिखाओ, सौरभ ने कहा। सिकंदर के हाथ में एक मशीन गन है। वे शायद एक होटल रूम के फर्श पर बैठे थे और सिकंदर हाथ में गन लिए खड़ा था। डैम, मैंने कहा, ये तो पूरी तरह से टेररिस्ट है। वो दोनों मुस्कुरा रहे हैं, ज़ारा भी, सौरभ ने कहा। मेरा सिर चकराने लगा था। तो क्या ज़ारा भी उसके साथ मिली हुई थी? तहरीके वटेवर, जो भी उसका नाम था। जिस रूम में वो तस्वीर ली गई थी उसमें एक खिड़की थी। खिड़की के बाहर वायर्स, एडवर्टाइजिंग होर्डिंग्स और बैनर्स के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। क्या यह तस्वीर भी पाकिस्तान की है? सौरभ ने कहा। मैंने जूम इन किया। रिजोल्यूशन खराब होता चला गया, लेकिन मुझे होर्डिंग्स पर हिंदी के कुछ शब्द दिखाई दिए। हिंदी में एड्स हैं, ये लोग इंडिया में हैं, मैंने कहा। मैंने फोन एक तरफ रख दिया और अगले आइटम की ओर बढ़ा। एक बिजनेस कार्ड, मैंने कहा। उर्दू में, या फिर यह अरबी है? सौरभ ने सिर हिलाया और इसे नोट कर लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक छोटा सा प्लास्टिक पाउच जिसमें सफेद पाउडर, मैंने कहा। टेल्कम पाउडर, सौरभ ने कहा। वो टेल्कम पाउडर को एक सेफ में छुपा कर क्यों रखेगी? तुम इसको टेस्ट करना चाहोगे? मैंने कहा। आर यू क्रेजी? ये साइनाइड भी हो सकता है। तुम इन टेररिस्टों के बारे में नहीं जानते। ज़ारा टेररिस्ट नहीं थी, मैं कहते कहते रह गया। लेकिन ज़ारा लोन, जिसको मैं दुनिया की सबसे अच्छी लड़की समझता था, कि सेफ में ये चीजें क्यों थी? पीतल का एक कैप्सूल। वाह, कहीं ये बुलेट तो नहीं? मैंने कहा। सौरभ ने धातु के उस जानलेवा टुकड़े को उठाया। हाँ, वही है, और क्या हो सकता है? यहाँ कुछ पाकिस्तानी सिक्के भी हैं। चलो इन सब के फोटो ले लेते हैं। सौरभ ने अपने फोन से सेफ में मिले हर आइटम की कई तस्वीर खींच ली। ये वो ज़ारा नहीं है जिसको मैं जानता था, मैंने कहा। भाई, लड़कियों के मामले में तुम कभी श्योर नहीं हो सकते कि उनके अंदर क्या है, उसने बुलेट की जूम इन तस्वीर खींचते हुए कहा। सफदर अपनी बातचीत खत्म कर ज़ारा के रूम में चले आए। या खुदा, प्रेगनेंसी किट्स और बुलेट्स को देखकर वो बोल पड़े। ये सब क्या है?
ये सवाल तो हमें आपसे पूछना चाहिए, ये सब आपके घर से मिला है, सौरभ ने कहा। सफदर ने ज़ारा और सिकंदर की तस्वीर उठा ली, जिसमें सिकंदर हाथ में मशीन गन लिए हुए था। अल्लाह कसम, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने सफ़ेद पैकेट उठाया। ये क्या है? कुछ नहीं पता, मैंने कहा। बाय द वे, क्या आप ये पढ़ सकते हैं? मैंने उन्हें बिजनेस कार्ड थमाते हुए कहा। हाशिम अब्दुल्ला, कमांडर तहरीके जिहाद, सफदर ने कहा। और इसके अलावा? कुछ नहीं, यहाँ कोई नंबर या पता नहीं लिखा है। मैंने वो सारी चीज़ें उठाई और अपने बैकपैक में रख ली। हमें ये सब चीज़ें अपने साथ ले जानी होंगी, मैंने कहा। सफदर ने एक पल सोचा और हामी भर दी। तुम मुझसे प्यार करते थे? हम जाने के लिए उठे तो सफदर ने कहा। यह कोई सवाल नहीं था, फिर भी मैंने जवाब दिया, हाँ, वो भी तुमसे बहुत प्यार करती थी केशव। क्या सच? वो किसी भी कीमत पर एक परिवार का हिस्सा बनना चाहती थी। उसे लगता था कि उसे अपना यह परिवार तुमसे मिलेगा। लेकिन जब तुम्हारे पेरेंट्स ने उसे पसंद नहीं किया तो वो अंदर से टूट गई। मैं चुप रहा। शायद सफदर जानते थे कि उन्होंने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। वो पूरे 1 साल तक मुझसे लड़ती रही, क्योंकि मैंने तुम पर कन्वर्ट होने का दबाव बनाया था। उसने तुम्हें खो दिया तो वो मुझसे भी कट गई। इन्हीं हालात में वो सिकंदर के करीब आई थी। हो सकता है मैं लगातार उससे फिर से जुड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो मेरी अनदेखी करती रही, मैंने धीमे से कहा। क्योंकि भले ही वो तुमसे प्यार करती हो, तुम उसे वो नहीं दे सकते थे जिसकी उसे चाहत थी, और वह था एक स्थायी परिवार। यह मैं भी उसे नहीं दे सका था। मेरी 3 शादियों के कारण चीजें हमेशा बनती बिगड़ती ही रही। पहले उसने अपनी माँ को खो दिया, फिर भाई को, फिर तुम्हें। मेरी बेचारी बेटी ने अकेले ही कितना कुछ सहा है। आई एम सॉरी अंकल, मैंने धीमे से कहा। मुझे अब यह सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। सफदर ने मेरे बैकपैक की ओर इशारा किया। अगर यह पुलिस या मीडिया के हाथ लग गया तो सब खत्म हो जाएगा। जिस ज़ारा को प्यार करने का तुम दावा करते हो, उस पर हमेशा हमेशा के लिए टेररिस्ट का ठप्पा लग जाएगा। वैसे भी मैं यह सब अभी किसी को नहीं देना चाहता, नहीं देने वाला था, क्योंकि अगर ये चीजें सामने आ गई तो उसके कातिल और चौकन्ने हो जाएंगे, मैंने कहा। भाई, आर यू सीरियस? तुम अब भी हत्यारों को पकड़ना चाहते हो? सौरभ ने कहा। क्यों नहीं, मैंने कहा, क्योंकि अगर इस मामले में टेररिस्ट इन्वॉल्व है तो हमें भी गोलियों से भून देने में वक्त नहीं लगाएंगे। क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? मैंने सौरभ से कहा। बात करने को अब कुछ नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ, सौरभ ने कहा और ज़ारा के बेडरूम से बाहर निकल गया। तुम्हारा दोस्त सही कह रहा है, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। इस बात को मानने में चाहे जितनी तकलीफ हो, बेहतर यही होगा कि तुम समझ लो उन्हीं लोगों ने ज़ारा को मारा है और अपनी जिंदगी में हमेशा की तरह मसरूफ हो जाओ, सफदर ने कहा। मैंने अपने बैकपैक की जिप लगाई और अपनी पीठ पर लाद लिया और मैं जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है अंकल। मेरे लिए जस्ट मूव ऑन करना हमेशा से मुश्किल रहा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आगे की सारी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सुनते रहिए कहानी, बने रहिए हमारे साथ। स्टोरी टाइम विद आरती। थैंक यू सो मच।